अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो और बहुत सी दुआएँ सबके लिए। अभी तो रमज़ान के मैंने तो तैयारी करनी है, चल भी रही है और इसमें ये भी हो सकता है कि हमारी कुछ वीडियोज़ थोड़ा-सा डिले भी होती रहें, दरमियान में शायद स्किप भी हो जाएँ। डेली बेसिस पे सिर्फ़ 1-1 आए, जो पहले 2 होती थीं, कभी-कभी 2 भी आ सकती हैं, मुझे अभी कुछ नहीं पता। क्योंकि रमज़ान हमारे लिए चूँकि इबादत का होता है महीना और इसमें हम कुछ पूरे खुशू-खुज़ू के साथ इबादत की तरफ तवज्जो करते हैं। तो उम्मीद है कि काम ये वाला रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो चलें जी, हम लोग नए नॉवल के साथ स्टार्ट हैं। तुम मेरे होके रहो, इकरा गुलनाज़, पहली किस्त, फ़ोर्स्ड मैरिज के ऊपर है ये और वेब स्पेशल नॉवल है। ये आप लोगों को सिर्फ़ हमारी वेबसाइट के ऊपर ही मिलेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। हर तरफ फैले हुए सरसब्ज़ और शादाब खेत, बल खाती पगडंडियाँ, मौसम सरमा की चमकती नरम तकवीत देती धूप, नीले आसमान पर फैले हुए सफ़ेद बादल, लहलहाते खेत और इन खेतों में काम करते हुए मज़दूर, स्याह तारकोल पर चलते हुए घोड़े की मखसूस टिक-टिक की आवाज़ ने माहौल को अपने सहर में ले रखा था। कुछ फासले पर चलता ट्यूबवेल और उससे बहता साफ और शफाफ पानी खेतों को सैराब करते हुए इनकी रौनक ज़िंदगी को मज़ीद बढ़ा रहा था। मौसम सरमा की हल्की सी सर्द हवाएं जो धूप की वजह से ज़्यादा सर्द भी नहीं लग रही थी, मगर जब भी खेतों में से गुजरती हर सू फैला हुआ सब्ज़ा लहलहाने लगता। सरसों के फूल से हवा जब सरसरा कर गुजरती तो इन फूलों को झूमने पर मजबूर कर देती और जैसे मस्त होकर हमद बयां करने लगते थे वो। सहर तारी कर देने वाले माहौल ने हर चीज को बड़ा खूबसूरत और जाज़बे नजर बना रखा था। ये सब कुछ एक दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे जो आंखों को तकवीत और रूह को भी शादाब कर रहा था। टांगे की पिछली सीटों पर दो खवातीन बैठी बातों में मसरूफ थीं। इनमें एक खातून जो टांगे की फ्रंट सीट पर बैठे उस शख्स की वालदा थी और साथ में उनकी बचपन की सहेली बैठी हुई थी। वो दोनों गांव के खूबसूरत मनाजिर के बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार करने में मसरूफ थी। अगली सीट पर बैठा वो शख्स हर चीज को बड़े गौर और तवज्जो से देख रहा था। इसको कुदरत और उसके शाहकार को नजदीक से देखने का एक अच्छा मौका मिला था। इसको गाँव आने का बहुत कम इत्तेफाक हुआ था, इसलिए अब हर चीज उसे जाज़बे नजर और दिलकश लग रही थी। खेतों में काम करते हुए मजदूर अपने कामों में मसरूफ थे। वहां कुछ लोग गन्ने का रस निकाल रहे थे और कुछ फासले पर इस रस को आग पर पकाकर इसका गुड़ बनाने में तनदही से मसरूफ दिखाई दे रहे थे। सड़क पर बैलगाड़ी, गधा गाड़ी के अलावा इक्का दुक्का मोटरसाइकिल और कार भी गुजर रही थी। घोड़ा अपनी मखसूस रफ्तार से चल रहा था। उसे ये नज़ारा बहुत नज़दीक से देखने का पहली बार मौका मिला और वो अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा करना नहीं भूला था। बहुत जल्द वो खेतों और खलियान से होते हुए गांव की हदूद के अंदर दाखिल हो गए थे। इस टांगे के मालिक शख्स को अम्मी पहले से जानती थी, इसलिए इनकी बातों का सिलसिला चल निकला था। वो खैर दिलचस्पी से इनकी बातें सुनता रहा और इसकी दिलचस्पी का बायस यहाँ का माहौल था। गांव में ज्यादा घर पक्की ईंटों से तामीर करता थे। इसके जहन में जो गांव का तस्वुर था वो कच्ची ईंटों, मिट्टी और गारे से बने घरों का था। छोटी छोटी दीवारों से बने मिट्टी के घर होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा था। यहाँ के गांव ने काफी तरक्की कर ली थी। मिट्टी से बने कच्चे घर बहुत ही कम थे, बल्कि ना होने के बराबर थे। ज्यादातर गांव में पक्की ईंटों से तामीर करदा घरों के अलावा वहां बहुत शानदार घर भी देखने को मिले थे। मखसूस घर का पता बताने के बाद जब वो लोग वहां पहुंचे तो टांगे के मालिक को जब किराया देना चाहा तो उसने पुराने ताल्लुक की वजह से किराया लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत इसरार किया, लेकिन वो न माना और खुश इखलाकी से मना करके चला गया। उसने वहां खड़े होकर सरसरी सा बाजार का जायजा लिया तो अम्मी ने सामने घर की तरफ इशारा किया कि ये घर है। ईंटों से बनी दीवार और साथ में लोहे का गेट था और वो गेट के अंदर रंग बैल ढूंढने लगा। ताबिश बेटा, गांव में अभी इसका कोई खास सिस्टम नहीं है, लोग दस्तक देकर ही बातचीत कर लेते हैं। समीना बेगम ने अपने बेटे की मतलाशी नजरों को देखकर मुस्कुराते हुए बताया था। इसे अपना ही घर समझो, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। नफीसा मेरी बचपन की सहेली है, इसलिए आ जाओ। उन्होंने ना सिर्फ कहा बल्कि गेट पर दस्तक देने के बाद वो खुले गेट से अंदर दाखिल हो गए।
और वो तज़ब्ज़ुब का शिकार उनके हमरा अंदर चला गया, जो इसे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा था। इन्हें घर के सहन में कोई दिखाई नहीं दिया। उसने देखा था, बड़े से सहन में सामने 2 बड़े-बड़े कमरे थे और साथ ही किचन बना दिया गया था। कमरों के सामने बड़े-बड़े बरामदे थे और किचन के साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थी। छत पे एज़ अ रिंगिंग ईंटों से ही छोटे-छोटे पर्दे किए गए थे। गेट के साथ ही वॉशरूम था और इसके साथ में बड़े से हिस्से पर फर्श बनाकर इसके इर्द-गिर्द एक-एक ईंट रखकर इस हिस्से को अलग किया गया था और वहाँ हैंडपंप था। उसने एक नज़र में ही सारे घर का मुआयना कर लिया था। वो सब धूप में रखी चारपाइयों के करीब जाकर खड़े हो गए। अम्मी ने नफीसा नाम पुकारा था। घर में कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए खुद ही इन्हें दोबारा आवाज़ देनी पड़ी और वो चंद सेकंड के बाद इन्हें एक औरत कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। इनकी आंखों में शनासाई के रंग उभरे और वो खुशगवार हैरत के हमरा तेजी से चलती हुई अम्मी के गले लगी थी। वो एक पल में समझ गया कि यही नफीसा आंटी है, जिससे मिलने को अम्मी का बहुत इश्तियाक था। वो खास तौर पे इनसे मिलने आई थी। नफीसा बेगम इनके बचपन की सहेली थी। वो दोनों गांव में एक साथ एक ही मोहल्ले में इकट्ठी पली बढ़ी थी। इतने अरसे के बाद वो मिली तो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से गले लगी। आपस में एक दूसरे से गले मिलने और हाल हवाल पूछने के बाद अलग हुई तो पास खड़े ताबिश पर इनकी नजर पड़ी। वो औरत इनको पहचानने की कोशिश कर रही थी। ये ये तुम्हारा बेटा है ना? उन्होंने अम्मी से तस्दीक चाही। समीना बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया है। इतना सा था जब मैंने देखा था। उन्होंने अपनी कमर के बराबर हाथ चलाते हुए इसका कद बताया था। फिर ना सिर्फ कहा था बल्कि आगे बढ़कर उसे गले भी लगा लिया था। वो किसी अनजान औरत के यूं गले मिलने पर झीम सा गया था। उन्होंने सिर्फ गले ही नहीं लगाया बल्कि माथे का बूसा भी दिया था। माशाल्लाह से तुम्हारा बेटा तो जवान हो गया है। कद भी बाप की तरह लंबा है। ये तो शहरी बाबू लग रहा है। वाइट पैंट शर्ट और इस पर कोट पहने गंदमी रंगत, हल्की बड़ी हुई शेव, तरह सलीके से बने बालों को देखते हुए नफीसा बेगम ने इसका भरपूर जायजा लेते हुए तबसरा किया था। इनके यूं तबसरे पर उसने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली थी। वो क्या कहता, कभी किसी ने इस तरह खुले दिल से इसकी ऐसी तारीफ नहीं की थी, इसलिए इसको थोड़ा अजीब लग रहा था। शहरी बाबू का तो पता नहीं, पर इसका काम ही ऐसा है कि इसको शहरी बाबू बनकर रहना पड़ता है। समीना बेगम ने इन्हें समझाते हुए कहा था और वो नासमझी से उन्हें देखने लगी। न्यूज़ चैनल है ना, इसमें न्यूज़ एंकर है। हैं? वो क्या होता है? मुल्क में जो हो रहा है इसके बारे में खबरें पढ़ता है और प्रोग्राम करता है। अम्मी ने आसान अल्फाज में इन्हें समझाने की कोशिश की। हैं? उन्होंने हैरत से कहा था। दोबारा से इसका भरपूर जायजा लेने लगी थी। मैं भी कहूँ कि तो कहीं देखा है इसको, लेकिन फिर सोचा भाई, ये टीवी पर आने वाला लड़का हमारे घर में क्या करने आएगा? उन्होंने गहरी सोच में डूबे हुए कहा था। नफीसा बहन बैठने का नहीं कहोगी? क्या सारी बातें खड़े होकर ही करनी है? रक्षंदा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा था और इनका ध्यान दूसरी जानिब मबजूल करवाया। हाँ, क्यों नहीं? आप लोगों के आने की इतनी खुशी हुई कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना। नफीसा बेगम ने अपने सर पर हाथ मारते हुए अपनी अकल पर अफसोस करते कहा था और फिर तेजी से वो 2 चारपाइयाँ सीधी करने लगी। भाग कर कमरे में गई और वहां से सिंधी कढ़ाई की चादरें निकाल कर लाई और चारपाइयों के ऊपर बिछाने लगी। वो हर काम उजलत और खुशगवार हैरत से कर रही थी। खुशी उनके हर अंदाज से जाहिर हो रही थी। इनकी उम्र तकरीबन 45 साल थी। इनकी रंगत जर्द और गंधमी था। आंखों के नीचे गहरे हल्के और होंठ खुश्क। आंखों का रंग भी असल रंग से बहुत मुख्तलिफ था। इनकी सेहत से यूं लग रहा था जैसे वो काफी बीमार रहती हैं। बालों में भी सफेदी नुमाया नजर आ रही थी। नफीसा, तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? समीना बेगम ने पूछा। वो छत पर है, मैं अभी बुलाती हूँ। उन्होंने वहीं बैठे ऊपर की ओर देखते हुए ऊंची आवाज से उसका नाम पुकारा था। सुमामा बेटा, उम्मे सुमामा नीचे आओ, देखो कौन आया है। फिर इनकी जानिब देखा और कहा, ऊपर बैठी पढ़ रही होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया। उम्मे सुमामा जो टेरेस पर पड़ी चारपाई पर लेटी पढ़ने के लिए लेटी थी, पढ़ने की बजाय वो नीले आसमान पर फैले सफेद बादलों को देखने में महव थी। सफेद बादल जो हवा के साथ उड़ते जा रहे थे, वो नजरें गाड़े इन सफेद रुई की तरह उड़ते बादलों को देखने में मगन थी। देख तो वो आसमान की तरफ रही थी, लेकिन इसकी सोचें और ख्यालात मुंतशिर थे। वो कुछ देर पहले टेरेस पर आई थी और ऊपर आने के बाद उसने पहले सारी छत की सफाई की और उसे कॉलेज से छुट्टियां थी, सो इसने खुद को घर में बहुत ज्यादा मसरूफ कर लिया था। पढ़ाई और कामकाज के बाद बाकी वक्त में नफीसा बेगम का बहुत ख्याल रखती थी। वो बचपन से ही कमगो थी और अब अम्मी की बीमारी और हालात ने इसे बहुत ही नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर दिया था।
वो खुद पर भी ध्यान नहीं देती थी, इसलिए अपनी रंगत की परवाह किए बगैर धूप की जानिब चेहरा करके लेट गई। धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी सफ़ेद रंगत सुर्खी माइल हो गई थी और बाल भी 2 दिन से कंघी नहीं किए थे। वो घर पर ही रहती थी और कहीं आना-जाना ना होने के बराबर ही था। इसलिए उसने अपने मलंगजे हुलिये पर ज़्यादा तवज्जो देना छोड़ दी थी। वो अपनी सोचों में मज़ीद और ना जाने कितनी वक़्त उलझी रहती, अगर उसे नफ़ीसा बेगम की आवाज़ सुनाई ना देती। तो वो अपनी जगह से उठी थी और उसकी बात सुनने के लिए झुककर नीचे की जानिब देखा। सेन में उसे खाला रखचंदा के अलावा 2 अजनबी मेहमान लोग बैठे दिखाई दिए। तो उसने इनको पहचानने की कोशिश की। चूँकि वो इनके एंड सर पर खड़ी देख रही थी, इसलिए वो अच्छे से इनके चेहरे जाँच ना पाई थी। वो तो इन अजनबी लोगों को पहचान ना सकी थी, लेकिन नफीसा बेगम के तासुरात से लग रहा था कि वो उन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। वो इनके चेहरे अच्छे से ना देख सकी कि वो कौन है। जो भी था, इससे इनकी मेहमान नवाज़ी के लिए नीचे तो जाना था। इसलिए उसने अपना दुपट्टा खोलकर अच्छे से अपने गिर्द फैलाया। बालों को हाथ से ही सेट किया और चप्पल पहनकर नीचे की जानिब अपने कदम कदम बढ़ा दिए। लेकिन ज़हन अभी भी उलझाव का शिकार था। और नफीसा बहन, भाई साहब कहाँ होते हैं आजकल? समीना बेगम ने पूछा था। पाकिस्तान का चक्कर लगाते रहते होंगे। और फिर तुम्हारी हालत भी तो ऐसी है कि अब इन्हें अपनी बीवी और बेटी के पास होना चाहिए। वो तो जैसे पाकिस्तान आना भूल ही गए। सुमामा की पैदाइश के बाद पलट कर देखा तक नहीं। मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी भुगत रही है। अब ज़िंदगी के इस मोड़ पर खड़ी हूँ, यहाँ भी मुझे अपनी सांसों का भरोसा नहीं है कि कब वो साथ छोड़ जाएँ। मुझे फ़िक्र है तो अपनी बेटी की, जिसके ज़हन में बाप की शबाहत तो होगी, मगर इनका वाज़ेह तसव्वुर तो इसके ज़हन में कहाँ होगा। मेरी ज़िद और अना ने मेरी बच्ची को बाप की शफ़क़त से महरूम कर दिया। उन्होंने तासुब से कहा और चंद लम्हों के बाद दोबारा गोया हुई। सुमामा से बात कर लेता है और पैसे भी भेज देता है। शायद हमारा इतना सा ताल्लुक़ रह गया है। उन्होंने सर्द आह ख़ारिज करते हुए कहा था। सुमामा जो सीढ़ियाँ उतरकर सेहन में पहुँच गई थी, उसने माँ की बात सुनी थी और संजीदा तासुरात से चलते हुए इनके करीब पहुँचकर इन्हें सलाम किया था। ये मेरी बेटी है। अम्मा ने फ़ख्र से बताया था, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगा था। अम्मा का इससे बहुत प्यार जताना इसको अजीब लगने लगा था। वो इनकी नारसाई की आदी हो चुकी थी। इनकी मोहब्बत इसको हमदर्दी और तरस लगता था, जो इन दोनों वो बहुत ज़्यादा इस पर निछावर कर रही थी। अम्मा से नज़रें हटाकर उसने इन खवातीन की जानिब देखा था जो उसे देख रही थी। खाला रक्षांदा को तो वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो अम्मा की कज़न और उसकी खाला लगती थी। अक्सर इनका आना-जाना लगा रहता था। उसने सर को झुकाकर दस्ते शफ़क़त लेना चाहा, लेकिन वो खड़ी हो गई और उसे अपने साथ लगाकर नरम और मोहब्बत से बोली थी, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल नफ़ीसा तुम पर गई है। बाप की शबाहत भी इसमें झलकती है। उन्होंने खुश दिली से तारीफ़ करते हुए कहा था। सिर्फ़ शक्ल-सूरत पर ही माप गई है, लेकिन इसने हमारी सिर्फ़ अच्छी आदतें ही चुराई हैं। हमारी बुरी आदतों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरा नसीब जैसा भी है, पर इसका कोई असर ना हो। अम्मा ने अफ़सुर्दगी से कहा था। ऐसी बातें नहीं करते नफ़ीसा। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे और इसके नसीब में बहुत खुशियाँ और आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। वो तमाम खुशियाँ मिले जो तुम्हें ना मिल सकी, वो तुम्हारी बेटी को मिले। इंशाअल्लाह, तुम वो सब अपनी आँखों से देखोगी, फिर तुम्हारे दिल को भी सुकून मिल जाएगा। समीना बेगम ने सुमामा की जानिब देखते हुए कहा था। अपनी अम्मी के सवालाना पन पर ताबिश ने भी एक सरसरी नज़र इस पर डाली और दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। रफ़ से हुलिये में मौजूद इस लड़की में ऐसी कोई कशिश नज़र नहीं आई थी कि दोबारा इसे देखता। सो वक़्त गुज़ारी के लिए मजबूरन इन ख़वातीन की बातें सुन रहा था और फिर खुद को मोबाइल में मसरूफ़ कर लिया। वो इसके यूँ नज़र उठाकर देखने पर ही एक पल को झेप गई थी। वो दोनों इसके लिए अनजान थे। इस औरत का गले लगाना और ऊपर से इसका देखना, वो कन्फ्यूज़ होकर रह गई थी। समीना बेगम ने उसे अपने पास बैठने का कहा था। ताबिश चारपाई की फ्रंट साइड पर बैठा था और समीना बेगम भी उसे इस चारपाई के सामने बैठने का कह रही थी। उसने इन सब में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस किया। वो तसव्वुर का शिकार होकर रह गई थी। बेटा क्या करती हो आजकल? समीना बेगम ने उसकी जानिब देखते हुए इस्तफसार किया। 14वीं का इम्तिहान पास कर लेगी इस साल। इसके पेपर्स होने वाले हैं तो घर पर रहकर तैयारी करती है। जवाब सुमामा की बजाय नफीसा बेगम ने बड़े मान से दिया था। माशाअल्लाह, समीना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। पहले तो मैंने पढ़ाई से मना कर दिया था, मगर इसे पढ़ने का बहुत शौक है। अब तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पढ़ लिख कर उस्तानी बने और कुर्सी पर टांग रख कर बैठे और बच्चों को पढ़ाए। नफीसा बेगम ने मुस्कुराते हुए बड़े जोश से कहा था। इनके लहजे में एक खुशकुन उम्मीद और दबा दबा जोश था कि ताबिश भी नजरें उठाकर
इन सब को देखने पर मजबूर हो गया। समीन समामा माँ को देखकर रह गई थी। अम्मा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। उसने वहां से जाने में ही आफियत जानी। मैंने आपको बातों में लगा लिया। हाँ बेटा, जाओ, जाकर मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। दोपहर के खाने का भी खास इंतजाम करना है। खाना खाए बगैर तो हरगिज नहीं जाने दूंगी, बल्कि कुछ दिन हमारे यहाँ आप लोग रुकिएगा। अम्मा के कहते ही सुमामा उठकर किचन की जानिब से बढ़ गई। नफीसा बहन, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? हम लोग शाम को चले जाएंगे, रक्षंदा बेगम ने कहा था। ताबिश ने 2 दिन की छुट्टी दी थी। आप सबसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। कभी मसरूफियत आड़े आ जाती तो कभी बीमारियां, जिसने तो मुझे घर तक महदूद कर दिया है। जब से घुटनों में दर्द शुरू हुआ है, इस तकलीफ ने तो गोया मुझे अपने कमरे तक ही महदूद कर दिया। मैं तो काफी अरसे से ताबिश पर जोर डाल रही थी, मुझे अपने साथ गांव ले चलो। नई माहौल और यहाँ की ताज़ा आबो हवा में आकर खुद को बेहतर महसूस करूंगी। यहाँ आते हुए इत्तेफाक से मुझे तांगा नजर आया तो मैंने ही इसरार किया कि गाड़ी को यहीं पार्क कर दो और हम लोग उस पर बैठकर गांव जाते हैं। अब तो शायद इस सवारी का इस्तेमाल गांव में नजर भी नहीं आता। अब तो गांव में भी अच्छी खासी तरक्की हो गई है और लोगों को सहूलियात जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है, इसलिए ये सवारी नजर नहीं आती। रक्षंदा बेगम ने कहा था। बशीर भाई को गए हुए 18 साल तो हो ही चुके होंगे। क्या इन्हें कभी आपकी और समामा की याद नहीं आई? क्या इन्हें कभी आपकी और समामा की याद नहीं आई? कुछ देर बाद समीना बेगम ने दोबारा नफीसा बेगम के शौहर का तस्करा किया था। किचन में चाय बनाते समामा ने उनकी बात सुनी। चाय तैयार हो चुकी थी। चाय और इसके साथ दीगर लवाजमात ट्रे में रखकर उनके सामने पेश किए थे। उसने अम्मी की जानब देखा था कि वो ताबिश को कब पकड़े, पर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अपनी बातों में मगन थी, इसलिए मजबूरन सबको चाय के कप पकड़ते हुए तसब्बुस का शिकार उसे भी कप पकड़ाया था। शुक्रिया। इस तमाम अरसे के दौरान उसने यही लफ्ज़ बोला था, वरना जब से आया था कभी कभार इनकी बातों पर सर उठाकर देख लेता और फिर से मोबाइल में मसरूफ हो जाता था। इसके यूं कहने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया था और दोबारा किचन में चली गई। क्या बताऊं सबीना बहन, अब तो मैंने भी कहना छोड़ दिया है। जब इसे हमारी फिक्र नहीं तो मेरे कहने से क्या होगा? उन्होंने एक सर्द आह खारिज करते हुए कहा था। इनके हशाश बशाश लहजे में थकावट और मलाल जैसे घुल सा गया था। अपनी बेटी से बात कर लेता है और घर का खर्चा पानी भेज देता है, यही काफ़ी है। मुझे तो अपनी इन चलती सांसों का भी भरोसा नहीं। ये कब साथ छोड़ जाए, वो कभी भी मेरी कदर और इज़्ज़त ना कर सका और अब तो मुझे भी उससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन मैं सुमामा को अपनी ज़िंदगी में ही किसी मज़बूत हाथों में देखना चाहती हूँ। इसका बाप उसे अपने साथ रख ले या फिर किसी अच्छी जगह पर इसकी शादी कर दो। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छे की उम्मीद रखो और इस तरह के मनफी ख़्यालात सोचकर खुद को हल्का न किया करो। रक्षंदा बेगम ने दिलासा देते हुए कहा था। अल्लाह पर ही तो उम्मीद है, वरना बंदों पर से तो भरोसा ही उठ गया है। मेरी किए की सजा मेरी औलाद भुगत रही है। अरसा हुआ किसी रिश्तेदार ने आकर खबर ली है और ना कभी शौहर ने आकर पूछा है। बशीर भाई को ही समझना चाहिए था कि यहाँ उसकी बीवी और एक बेटी भी है। ऐसी भी क्या जिद मानना कि बंदा मुड़कर खैर खबर ही ना ले। समीना बेगम ने तासुब से कहा था। एक जिद मैंने बांधी थी और एक जिद पर वो डट गया और दरमियान में बेकसूर मैं पिस गई। मेरी बच्ची। वो जितनी देर वहां बैठा रहा था इन खवातीन की बातों को गैर दिलचस्पी से सुनता रहा था। चाय पीने के बाद वो उठकर बाहर चला गया। वो सब मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी थी, जिसमें सरसों का साग एक खास डिश थी जो स्पेशल इनके लिए बनाना था। ताबिश चलता हुआ गली मोहल्ले में खेलते हुए बच्चों को देखता हुआ खेतों की जानिब बढ़ गया। दोपहर होने के सबब कुछ चमकती हुई मौसम सरमा की नरम धूप जिस्म को हरारत दे रही थी। उसने सरसों के खेत की जानिब कदम बढ़ा दिए। पीले रंग के खूबसूरत फूल दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे और शहद की चंद मक्खियां फूलों का रस चूसने के लिए इन फूलों के इर्द गिर्द मंडला रही थीं। इन खूबसूरत लम्हों में उसे अपने दोस्त की कमी बहुत महसूस हुई थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो कॉल करने लगा। बेल खत्म होने से पहले उसने कॉल अटेंड कर ली। उसने अपनी शक्ल बाद में दिखाई, पहले इर्द गिर्द का सब सब सरसब्ज माहौल मोबाइल में दिखाया था और उसने हैरान होते हुए पूछा था। ये तुम अकेले अकेले कहाँ की सैर कर रहे हो और मुझे बताया भी नहीं? कहाँ पर हो तुम? उसने एक साथ कई सवाल कर डाले थे। मैं गांव में हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मुंह चढ़ाया था। किस गांव में? किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए हो क्या? नहीं, फारग था तो सोचा गांव की सैर की जाए। अकेले अकेले? मुझसे पूछे और बताए बगैर? क्यों, तो मेरी बीवी है क्या जिसको मैं अपना हर काम बताकर किया करूं? उसने मुस्कुराते हुए मजीद उसे चिढ़ाया। साथ ही कुछ सरसों के फूल तोड़कर स्क्रीन पर फेंकने के से अंदाज में उसकी जानिब उछाले थे और उसे ताबिश की इस हरकत पर वाकई में गुस्सा आ गया था।
बीवी ना सही, दोस्त तो हो ना, इतना ही ख्याल कर लेते, अजहर ने मुंह बनाते हुए कहा था। वैसे यहाँ का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत रोमांटिक, नेचुरल किस्म के बहुत करीब, नेचर के बहुत करीब। अगर तुम मेरे साथ होते तो यकीनन तुम भी बहुत एंजॉय करते। उसने बिना उसके गुस्से से मुतासिर होते हुए मजीद कहा था। तुमने मुझे जेलस करने के लिए कॉल की है। अगर तुमने सीधे तरीके से मुझे नहीं बताना कि तुम कहाँ पर हो और क्या करने गए हो तो फिर मैं कॉल काट रहा हूँ। उसने धमकाते हुए कहा था। एक मिनट, एक तो तुम सच में बीवी की तरह बिहेव कर रहे हो। चलो ठीक है, बीवी ने सही, दोस्त समझकर बता देता हूँ। इसने यूं कहा गोया इस पर एहसान कर रहा हो। दरअसल मैं अम्मी के साथ आया हूँ। तुम तो जानते हो अम्मी का बचपन गांव में गुजरा है। अम्मी की शादी जब अब्बू से हो गई और मामू लोग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और फिर शादी के बाद अम्मी का यहाँ पे आना जाना बिल्कुल खत्म हो गया था। अम्मी बहुत अरसे से इसरार कर रही थी, कई बार तुम्हारे सामने भी जिक्र किया था। सो उनके कहने पर मैं साथ आ गया। तुम तो जानते हो अम्मी की कंडीशन को, वो अकेली कहीं भी आ जा नहीं सकती, इसलिए मजबूरन मुझे ही आना पड़ा। तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, इस बात का अफसोस है। मुझे भी बता देते, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। मुझे भी गाँव का विज़िट करने का बहुत शौक है। अगर सिर्फ विज़िट करना होता तो तुम्हें ही साथ लाता मैं। यहाँ कोई अम्मी की जानने वाली खातून है जिनके घर गए थे हम। फिर इनके यहाँ से अम्मी के बचपन की दोस्त और उनके रिश्तेदार हैं, जिनसे अम्मी मिलने आई थी। मैं तो एंजॉय कर रहा था, सोचा तुमसे बात कर लूँ ताकि तुम्हें नेचुरल ब्यूटी दिखा सकूँ। तुम भी क्या याद करोगे? उसने कंधे उचकाते हुए कहा था। जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो मुझ पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूँगा। उसने तंज में डूबे लहजे में कहा था। उसकी इस बात पर उसका बड़ा जानदार कहकहा बुलंद हुआ था जो उसे मजीद तपा गया था। अल्लाह करे तेरी गांव में किसी अल्हड़ लड़की से शादी हो जाए जो भड़कीले रंग पहनती हो, खेतों में नाचती कूदती सुल्तान राही की तरह तुम्हारी आगे पीछे घूमे। फिर तुम्हारी शादी के चक्कर में भी विजिट कर लूंगा, वो भी पूरी तैयारी के साथ। उसने जलकर इसको रेस करना चाहा था। अपनी बद्दुआएं अपने पास रख, ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मेरी ऑलरेडी कहीं और कमिटमेंट चल रही है। उसने बिना गुस्से किए कहा था। रही बात सुल्तान राही बनने की तो काइंड फॉर तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डियर सर, मुझे कहीं भी पंजाबी फिल्मों जैसी कोई हीरोइन नजर नहीं आई। वो फिल्म बनाने के लिए महज अक्सबंदी करते हैं, वरना यहाँ के लोग सादा कपड़े पहनते हैं। हमारे गांव इतने एडवांस नहीं हुए। लोगों का रहन सहन शहर के मुकाबले में अभी भी बहुत सादा है। अगरचे बहुत से गांव में काफ़ी एडवांस सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन अभी बहुत से गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और यहाँ के लोगों का रखरखाव बनावटी नहीं है। फिर भी गांव की लड़कियां खूबसूरत तो होती हैं। शर्म कर, तेरी मंगनी हो चुकी है। उसने शर्म दिलानी चाहिए। मेरी हो चुकी है पर तेरी तो रहती है ना, वो भी हो जाएगी। और वैसे भी मैं यहाँ इंजॉय करने आया, लड़कियों पर कमेंट्री करने नहीं। तो मुझे साथ नहीं लेकर आए ना, देखना मुझ मासूम की आहें लगेंगी तुझे। मसलन उसने तंग करते हुए मुस्कुराकर कहा था और साथ में चलते हुए उसने माल्टे की तरफ की जानिब कैमरा किया था। झुके हुए माल्टों को देखते ही तोड़ने को दिल चाहता था। मेरी भी बद्दुआ है तुम्हारी गांव में ही शादी हो, वो दोबारा बोला। अच्छा, वो इस्तेसाइया हंसा था जैसे कह रहा हो ऐसा मुमकिन नहीं है। अपने दिमाग का इलाज कराओ। मेरी दुआओं का किसी पर असर हो या ना हो, मगर बद्दुआएं जरूर लगती हैं। वो अपनी बात पर कायम था। वो भी इसका दोस्त था, वो कहाँ बाज आने वाला था। अपनी बद्दुआएं अपने पास रखो, ये सब मुमकिन नहीं है। नाराज होना बंद करो, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाता हूँ। आई रियली मिस यू अजहर। आई नो आई नो। उसे फर्जी खालर झाड़े। तुम साथ में होते हो तो और एंजॉय करता। इसलिए तो कहते हैं ना, यारा नाल बहारा। फिर भी ठीक ही कहते हैं। फिर ठीक ही कहते हैं, उसने इकरार करते हुए कहा था। फिर वो काफ़ी देर घूमता रहा, काफ़ी देर इधर-उधर घूमता फिरता, वहाँ के मकामी लोगों से बात की जो खेतों में काम कर रहा था। जब ताबिश ने इनसे मुलाकात की और अपने बारे में बताया तो वो उसे ख़ास प्रोटोकॉल देने लगे। इनको इनसे मिलकर अच्छा लगा था। उन्होंने करीब डेरे पर आने की दावत दी जिसे वो चाहकर भी रद्द ना कर सका। वहाँ इससे पूछकर पहले लस्सी और गन्ने का रस पेश किया गया। इसके बेहद मना करने के बावजूद उन्होंने टेस्ट करने और फिर पीने पर इसरार करने। वो काफ़ी देर तक इनसे साथ बातें करता रहा, इनके साथ तस्वीर बनाई। उसे मालूम नहीं था कि यहाँ आकर वो इतना एंजॉय करेगा और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा था उसे, जिसका उसने इजहार भी किया था। वो लोग बहुत सी सौगात देना चाहते थे लेकिन उसने खुद ही मना कर दिया। वहाँ से फारुग होकर वो वापस घर आ गया था। दोपहर का खाना तैयार हो चुका था, भूख ना होने के बराबर थी। उन्होंने इतना एहतमाम किया था, अब खाने से इनकार कहकर इनकी मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहता था। दस्तरखान पर साग, मकई की रोटियां, गंदम की रोटियां, देसी मुर्ग,
मक्खन और चावल की डिशेस मौजूद थी। यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं था, बेड को ही दस्तरखान की शेप दे दी गई थी। सुमामा के अलावा सभी मौजूद थे। वो शायद इसकी वजह से नहीं थी। उसने अंदाजा लगाया और ना किसी ने उसे साथ बैठने का इस्रार किया था। उसे भूख ना होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा खा गया था। सब देसी खाने बहुत लजीज थे। वो अपना हाथ खाने से न रोक पाया। नफीसा बेगम और खाने का इसरार कर रही थी और वो बहुत खलूस से कभी मकई की रोटी तो कभी चावल और साग दोबारा से लेने का कहती। डाइट भूलकर तकल्लुफ निभाते वो काफी खा चुका था। मजीद की गुंजाइश नहीं थी। सबीना बेगम ने तो खाने की बहुत तारीफ की थी। इन सब ने मिलकर बनाया था, सो क्रेडिट भी सब एक की बजाय सबको ही जाता था, ऐसा इनका मानना था। खाने से फारग होकर हाथ धोने के लिए वो बाहर आया था। उसने हाथ बढ़ाकर हाथ धोने चाहे मगर टूंटी में से पानी नहीं आ रहा था। लाइट नहीं थी, पानी भी इस्तेमाल हो चुका था। सुमामा ने किचन से बाहर झांकते हुए सोचा था। वो हैंडपंप की जाने मुतवज्जो हुआ था। वो हैंडपंप को चलाकर हाथ धोने लगा। बहते हुए पानी के साथ छींटे फर्श पर गिरकर उछलते हुए उसकी पैंट पर पड़ रहे थे। उसको मालूम नहीं था कि उससे पानी कैसे निकालते हैं। एक तो जैसे तैसे करके उसने हैंडल को ऊपर नीचे किया और दूसरा नीचे गिरने वाले छींटे उसकी सफेद पैंट पर पानी के दाग नुमाया कर रहे थे। वो गोमगो की कैफियत में थी कि उसकी मदद करे या अम्मी को बुलाए। इसको शर्मिंदगी भी हो रही थी कि पानी की बाल्टी भर कर रख देती। वो ये सोच रही थी कि उसके हाथ धोने के बाद सीधा होते उसकी जानिब देखा था जो उसे खड़ी देख रही थी। उसके देखने पर वो शर्मिंदा होते फौरन पीछे हट गई और वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। चाय पीने के बाद वो लोग मजीद कुछ देर वहां रुके थे और फिर शाम के करीब वो वापसी के लिए निकले। अमीन सबसे मिलकर बहुत खुश हुई और वहां से जाते हुए उदास भी हो रही थी। दोबारा मिलने के वादे और आस उम्मीद के साथ वहां से वापस आ गए थे और फिर अपने घर की जानिब गामजन हो गए थे। वो लोग जब से गांव से लौटे थे समीना बेगम वहां की बातें किए जा रही थी। मुझे तो नफीसा की बहुत फिक्र हो रही है। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिए। मेरी दुआ है अल्लाह उसे सेहत और जिंदगी दे। लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा? उन्होंने गहरी सोच में डूबे हुए कहा था। जो इनके नसीब में बेहतर होगा वो हो जाएगा। आप उनकी इतनी फिक्र ना करें। फिक्र की बात तो है। वो मेरी बचपन की दोस्त है। उसकी एक ही बेटी है और है भी वो कितनी प्यारी और मासूम सी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। काश मेरी भी कोई ऐसी बेटी होती। ताबिश ने अम्मी की बात सुनकर अपना चेहरा इनकी जानिब किया था और फिर दोबारा से अपना काम करने लगा। वो जब से आई थी मुसलसल इनकी बातें किए जा रही थी। वो नफीसा आंटी और उसकी बेटी के जिक्र से थोड़ा सा उकता गया था। ताबिश मैं सोच रही हूँ कि मजीद कहने से पहले वो चुप हो गई थी और अचंभे से उसकी जानिब देखने लगी। आप क्या सोच रही हैं? उन्हें बात करते यूं खामोश होता देखकर वो पूछा था। मुझे समामा बहुत अच्छी लगी है। मैं चाहती हूँ वो मेरी बहू भी। वो एक पल को रुकी। उसने फाइल से नजरें उठाकर उन्हें देखा। इसमें वो तमाम खूबियां हैं जो मैं चाहती हूँ। वो बहुत सुघड़ मिलनसार और घर को जोड़कर रखने वाली लड़की है। आप अम्मी इस लड़की का जिक्र क्यों कर रही हैं? उसने नासमझी से कहा था। तुम्हें वो कैसी लगी? उल्टा समीना बेगम ने उनसे पूछा। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उसने लापरवाही से कहा। फिर भी वो कैसी लगी? ठीक है, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें कि मैं इसके बारे में बात करूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं? उन्होंने झिझकते हुए कहा था। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको मालूम भी है मेरे और अमीन के रिलेशन के बारे में? आपको इस पेंडू सी लड़की में ऐसा क्या नजर आ गया कि आप इसकी बातें किए जा रही हैं? बल्कि बहू बहू बनाने का भी सोच लिया। उसने लफ्ज पिंटू पर जोर देते हुए कहा था। इसका लहजा इस्तेहजाइया हो गया था। रामीन में भी सुर्खाब के पर नहीं लगे कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो। इन्हें इसके लहजे पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। कहाँ रामीन और कहाँ वो मामूली और दबूसी लड़की। आप इन दोनों का मवाजना कर रही हैं। कमाल है अम्मी। उसने ताज्जुब से कहा। हाँ, इनका मवाजना तो बनता ही नहीं है। उन्होंने भी इसी अंदाज में कहा था। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उसने खुद को नॉर्मल करते कहा। आप जानती हैं रामीन और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। वो मेरे साथ और मेरे प्रोफेशन को सूट करती हैं। आप एक ऐसी लड़की की बात कर रही हैं जो ना हमारे माहौल को समझती है और ना हमारे साथ सरवाइव कर सकती है। मुझे इसमें ऐसी कोई खूबी नजर नहीं आई कि मैं एक लम्हे को भी आपके कहने पर इसके बारे में सोचूं। उसने ठहरे हुए अंदाज में तासुब से कहा। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। माशाल्लाह से तुम्हारी जॉब को भी 2 साल होने को है। तुम्हारी शादी की उम्र है और मेरी तन्हाई और बीमारी का भी सोचो। रामीन पढ़ रही है अभी, उसका लास्ट ईयर है।
اس نے وضاحت دیتے بتایا۔ تو پھر میں اس کے گھر جا کر تمہارے رشتے کی بات کرتی ہوں۔ میری پسند نہ صحیح، تمہاری پسند تو گھر میں آئے۔ انہیں وہ لڑکی اور اس کی عادتیں کچھ خاص پسند نہیں تھی، مگر پھر بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کہہ دیا تھا۔ ان کے ریلیشن کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ رامین یہاں آتی رہتی تھی اور اس کا آزادانہ ماحول، خود پسندی اور لاپرواہی، انہیں یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی خود سے بدزن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسٹڈی کے بعد اس کا جاب کرنے کا ارادہ ہے، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ تو کیا 4 سال انتظار کرتی رہوں؟ شادی کے بعد جاب کر لے۔ وہ بھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ امی اس کے اپنے خواب ہیں، سوشل لائف ہے، اور میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے خواب پورے کرے، اور چاہے میں تب تک اپنے بیٹے کی شادی کا خواب لیے قبر میں چلی جاؤں۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو صحت اور زندگی عطا دے، آپ کو وہ تمام خوشیاں دکھائیں جو آپ کے خواب میں ہے۔ لگتا ہے پھر تو مجھے اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنے کی حسرت رہ جائے گی۔ گھر کے کام کرتے میں ہلکان ہو جاتی ہوں۔ گھٹنوں کے درد نے مجھے ہلنے جلنے سے قاصر کر رکھا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر الگ سے ہے۔ تن تنہا اس گھر کی خاموشی سے اکتا گئی ہوں۔ کسی دن اگر اس دنیا سے چلی بھی گئی نا، تو دیکھنا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ امی پلیز ایسی باتیں تو نہ کریں۔ آپ میرے ساتھ وہاں میرے فلیٹ پر شفٹ ہو جائیں، مجھے بھی آپ کی فکر لگی رہتی ہے۔ ویکینڈ پر کبھی بہت کام ہوتا ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں آتا ہوں۔ میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ساری زندگی میں نے اس گھر اور محلے میں گزاری ہے، اس عمر میں انجان لوگوں میں نہیں جاؤں گی۔ یہاں اتنا اچھا محلے داری ہے، سب کچھ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور وہاں جا کر مجھے نہیں نئے لوگوں سے جان پہچان نہیں بنانی۔ ہمیشہ کی طرح صاف منع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ نہ آپ وہاں جانے کے لیے راضی ہو رہی ہیں اور نہ میں اپنی جاب چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر شادی کر لو، تمہاری فکر ختم ہو جائے گی اور میری تنہائی بھی۔ اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ جانتا تھا رامین راضی نہیں ہوگی۔ وہ اس پر پریشر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، پھر بھی اس مسئلے کا حل تو نکالنا تھا۔